नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारा ये खास शो मिस्टर चीफ मिनिस्टर। इस शो में हम आपको बताते हैं कि आपके राज्य के मुख्यमंत्री आपके लिए आने वाले दिनों में कौन सी बड़ी सौगातें लेकर आ रहे हैं और आज पूरे दिन उन्होंने क्या कुछ किया, क्या कार्यक्रम रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास शो की और सबसे पहले बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में हेमंत सरकार ने आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। अब प्रदेश में अनुसूचित जनजाति को 28%, पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और अनुसूचित जाति के लिए 12% आरक्षण लागू हो जाएगा। सरकार ने विधानसभा के स्पेशल सेशन में 2 महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रखे थे। इनमें 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को कानूनी दर्जा देने का मकसद है और दूसरा ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का फैसला है। ये दोनों विषय मौजूदा सरकार के घोषणा पत्र में भी शामिल थे। हेमंत सरकार ने आज विधानसभा का सेशन इन्हीं दोनों विधेयकों को लेकर ही बुलाया था, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए चुनावी मुद्दा बन गया है। इसको लेकर सत्ताधारी दल के विधायकों और मंत्रियों का कहना है कि बीते 20 सालों से बीजेपी अधिकांश समय शासन में रही, लेकिन इसे लागू नहीं कर पाई। इस बार हमारी सरकार ने ऐसा कर दिखाया। तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि प्रदेश के वीर शहीदों और आंदोलनकारियों का सपना आज साकार हुआ है। आज का दिन राज्य के इतिहास में सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। हम जो कहते हैं वो करते हैं। 20 सालों में इस राज्य के जनमानस के ऊपर जो अत्याचार हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, अनुबंध कर्मी हो, सभी के ऊपर। और आपने देखा कि आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बहुल राज्य में समस्याओं का जो और इस प्रताड़ना का जो दर्द था, उस दर्द का विगत 20 वर्षों में क्या आलम रहा है। पूर्व में मंत्री, मुख्यमंत्रियों का घेराव अपने हक अधिकार के लिए लोग करते थे और आज ऐसा क्या आन पड़ा कि राज्य के मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री का घेराव फूल, माला और गुलाल और बधाई देने के लिए हो रहा है। ऐसा मंजर आपने नहीं देखा होगा। सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय से इस राज्य को एक आशा और उम्मीद जो जगी है। आप गांव-गांव जाके देखें, एक उत्साह और एक खुशी का माहौल है। वहीं हमारे विपक्ष विधवा लाभ रहे हैं और अपने षड्यंत्र को अनेक एजेंसी, केंद्रीय एजेंसी, संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से अंजाम देने में लगातार प्रयासरत है। आज का ये निर्णय राज्य के राजनीतिक दलों के लिए, राज्य के जनमानस के लिए, यहां के मूलवासी, आदिवासी और यहां बाहर से भी आए हुए लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण रखता है। हर राज्य में राज्यवासियों को अधिकार देने के
नियम कानून बनाए जाते हैं और प्रवासी लोगों को भी जो दूसरे राज्यों से यहां आकर बसते हैं, गुजर बसर करते हैं, उनके संरक्षण के लिए भी काम करती है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर 10 गारंटी जारी की है। इनमें दिल्ली को सुंदर बनाना, इसके अलावा कूड़े के पहाड़ों से निजात दिलाने जैसे वादे शामिल हैं। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से वादा किया कि वो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, व्यापारियों के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया आसान करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है। पिछली बार भी उन्होंने शपथ पत्र जारी किया था और कोई काम नहीं किया। इस बार वचन पत्र जारी करके लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी 20 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव होने हैं, जिसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा और कड़ा दोनों ही ये मुकाबला है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी गारंटी होती है, ये गारंटी कभी टूटती नहीं है। जैसे फेविकोल का जोड़ कभी टूटता नहीं है, वैसे आम आदमी पार्टी की गारंटी कभी टूटती नहीं है। ये दूसरी पार्टी वाले वचन पत्र जारी करते हैं, फिर 5 साल उस पर कुछ नहीं करते, तो अगली बार कहते हैं नहीं इस बार संकल्प पत्र जारी करेंगे, फिर उस पर भी कुछ नहीं करते तो अगली बार कहते हैं इस बार हम मैनिफेस्टो जो मर्जी कह लें। इनकी नीयत साफ नहीं है दूसरी पार्टी वालों की, इन्होंने करना ही नहीं होता है। जिस दिन चुनाव के नतीजे आते हैं उसके अगले दिन ही अपना मैनिफेस्टो, वचन पत्र जो भी कहते हैं उसको फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। इन्होंने पिछली बार कई सारे प्रॉमिस किए थे, उसमें से जो मेन प्रॉमिस है वो मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा था हम केजरीवाल हमको पैसे नहीं देता नगर निगम को, अब हम केजरीवाल से पैसे नहीं मांगेंगे, अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड लेके आएंगे। 5 साल इन्होंने केवल और केवल मुझे गाली देने के सिवा एक पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया, एक पैसा, एक नया पैसा, चवन्नी भी नहीं दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमसीडी को। सेम पार्टी की सरकार है, केवल राजनीति करते रहे, केजरीवाल पैसे नहीं देता, जबकि हमने बहुत पैसे दिए। अभी मैं हिसाब नहीं लेके आया, 5 साल के अंदर हमने, क्योंकि दिल्ली तो हमारी है, हम ये नहीं डिफरेंस करते भाई एमसीडी अलग है हम अलग है, हमने बहुत पैसे दिए इनको। लेकिन मुझे ताज्जुब तो तब हुआ जब ये 2 महीने पहले इनके राष्ट्रीय स्तर के नंबर 2 नेता दिल्ली आए और आके कहते हैं जी केजरीवाल पैसे नहीं देता। भारत के 75 साल के इतिहास में पहली बार हुआ होगा केंद्र सरकार आके कह रही है कि राज्य सरकार हमको पैसे नहीं देती। अभी तक तो होता था राज्य सरकारें कहती थी कि केंद्र सरकार पैसे नहीं देती, अब केंद्र सरकार आके कह रही है जी राज्य सरकार हमको पैसे नहीं देती। मतलब शर्म भी नहीं आती इनको। तो एक इन्होंने प्रॉमिस किया था केंद्र से फंड लाएंगे, एक पैसा नहीं लेके आए हैं। इन्होंने कहा था नगर निगम की जितनी गलियां और सड़कें हैं उनको सबको चमका देंगे, शानदार सड़कें बनाएंगे, गलियां बनाएंगे, गड्ढा मुक्त करेंगे। एक भी गली इन्होंने ठीक नहीं की, 5 साल में एक भी गली ठीक नहीं। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया और इस घोषणा पत्र में उन्होंने 10 गारंटियों का ऐलान किया है। अब ऐसे में आपको बता देते हैं कि ये कौन कौन सी 10 गारंटियां हैं जिसका ऐलान किया गया। पहला, कूड़े के पहाड़ों से मुक्त कराने के लिए लंदन, टोक्यो से एक्सपर्ट की मदद लेंगे। दूसरा, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, नशा पास कराने की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन। इसके अलावा लेंटर पर पैसा देना बंद होगा, पार्किंग की व्यवस्था ठीक की जाएगी, आवारा पशुओं से निजात दिलाएंगे, गलियों, नगर निगम की जो सड़कें हैं उनको ठीक करने का भी इस वचन पत्र में ऐलान किया गया। नगर निगम स्कूल और अस्पताल को बेहतर बनाने का संकल्प लिया गया, पार्कों की अच्छी व्यवस्था करेंगे, संविदा कर्मियों को परमानेंट करने की बात कही गई, 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन मिलेगा। इसके साथ ही साथ इस गारंटी पत्र में यानी कि जो वचन पत्र है उसमें यह भी कहा गया कि लाइसेंस प्रक्रिया आसान तरीके से की जाएगी, इसके भी इसमें ऐलान किए गए हैं। इंस्पेक्टर राज खत्म करेंगे और
खोलेंगे सील हुई दुकानें। इसके साथ ही साथ इस वचन पत्र में यह भी कहा गया कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वेडिंग जोन बनाएंगे और वसूली राज को खत्म किया जाएगा। तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज 10 गारंटियों वाला अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। 4 दिसंबर को नगर निगम चुनाव होने हैं और नगर निगम चुनाव से पहले कुल मिलाकर मुख्यमंत्री का कहना है कि दिल्ली को साफ सुथरा स्वच्छ बनाना है और इसी मुहिम को लेकर घोषणा पत्र में इन वादों को रखा गया है और इन वादों पर काम किया जाएगा, ऐसा कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री का। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ वादे करती है, काम नहीं करती, लेकिन हम काम करेंगे, वो भी फेविकोल के जैसे जोड़ के तरीके से। तो इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज घोषणा पत्र जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किया गया। उधर हिमाचल प्रदेश के चुनावी दौरे से लौटते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाए कि आखिर डॉक्टर रमन सिंह और उनके बेटे की संपत्ति 1500 गुना कैसे बढ़ गई। उत्तराखंड के गढ़मुक्तेश्वर में जो रिसोर्ट है वो किसका है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया है। चिटफंड कंपनी में लगातार घोटाले हुए। रमन सिंह, उनके बेटे और पत्नी चिटफंड के कार्यालयों का उद्घाटन करते हुए रहे। संवैधानिक पद पर बैठे लोग भी रोजगार मेला लगाकर एजेंट को सर्टिफिकेट बांटते रहे। इसके साथ ही बघेल ने सवाल किया कि चिटफंड कंपनियों के जो कार्यालय बंद हुए हैं उन्हें फिर से क्यों शुरू करवाया गया। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि रमन सिंह को दौरा करने से रोक दिया गया है। वो अब सिर्फ इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय रहते हैं और रोजाना कुछ न कुछ बयान देते हैं। 1-2 दिसंबर को विधानसभा सत्र बुलाने पर मुख्यमंत्री ने आगे कहा, भानु प्रतापपुर उपचुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी आदिवासी हितों को लगातार अनदेखी करती आ रही है। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 20 से 32% कब की है। सरकार बने 8 साल होने के बाद भी ठीक से इसके तथ्य नहीं रखे। ननकी राम कंवर रिपोर्ट को भी कोर्ट में पेश नहीं किया गया। जितनी जनसंख्या है, संविधान में जिनको अधिकार मिला है वो मिलता रहेगा, हम कभी उससे पीछे नहीं हटे हैं। जब सत्ता में थे तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, सबसे बड़ा सवाल ये है। 2015 का केस है, 2018 तक वो मुख्यमंत्री रहे, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है बता दे। जो आप बात कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करना था, नहीं किए। दूसरी बात यह है कि अनिल टुडेजा जी के केवल 8 महीने कार्यकाल क्यों के दायरे में होना चाहिए। 2011 से या उसके पहले से 2004-5 से क्यों नहीं होना चाहिए। जब ईडी जब फाइल खोलती है तो फिर वो 90 में कब खरीदे, तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया, 85 में कितना था, 2000 में कितना था, ये जब पूछते हैं तो ईडी को क्यों नहीं पूछना चाहिए 2011 का मामला, क्यों नहीं पूछ रही है। सवाल तो इस बात का है, आखिर किसको बचा रहे हैं। और रमन सिंह जी इसमें नहीं आए थे क्या, क्योंकि पिछले समय आए थे तो चुटका दिए थे, इस समय नहीं दे रहे हैं कि इतना उनके पास आय से अधिक संपत्ति कैसे आया, उसका खुलासा करे रमन सिंह जी। हमने तो कहा 1500 गुना बढ़ा है, उसका जवाब दे। 32% करने के लिए हमने तो विधानसभा विशेष सत्र बुलाया है। अनंत कुमार साय जी, नंकी राम कंवर जी, सोहन पुटे जी, बलीराम कश्यप जी, तमाम जितने आदिवासी नेता थे पहले, रमन सिंह बिल्कुल उसको साइड ट्रैक किए थे। और रमन सिंह के समय ही ये 2004 से लेके 2012 तक के आदिवासियों को 20% मिलता रहा। इन लोगों को बिल्कुल बोलती बंद करके रखे थे। और अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूचना विभाग के विकास पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने आईटी, टीडीए और परिवहन विभाग के पोर्टल और मोबाइल ऐप की भी लॉन्चिंग की। मुख्यमंत्री ने बीजापुर गेस्ट हाउस के पास गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज मैदान में विकास पुस्तिका का विमोचन किया। कार्यक्रम में सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी से तैयार अपनी सरकार पोर्टल का एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल ऐप और सीएम हेल्पलाइन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। परिवहन विभाग के पोर्टल को भी सीएम ने शुरू किया है। राज्य की स्थापना के 22 साल पूरे हो गए। हमारे सभी अखबार के बंधु, हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबका एक ही सवाल होता था कि 22 सालों का सफर कैसा रहा। तो 22 सालों का सफर जहां तमाम तरीके से कभी उतार रहा, कभी चढ़ाव रहा है,
लेकिन मैं आज जो विकास पुस्तिका है इसके विमोचन के अवसर पर एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नाम, उनका स्मरण अवश्य करना चाहूँगा, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, कि जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के गठन को अपनी सरकार के समय में उन्होंने सहमति प्रदान की और उत्तराखंड राज्य का गठन किया। बहुत सारी, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं, इसमें से अधिकांश लोग उत्तर प्रदेश के समय में अभी भी हमारे सर्टिफिकेटों में सभी में किसी हाई स्कूल के हों, इंटर के हों या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के हों। मैं नई लोगों की बात नहीं करता है, पर मनवीर चौहान बैठे हैं, पता नहीं इनके सर्टिफिकेट में क्या लिखा है, लेकिन हमारे सारे सर्टिफिकेटों में और ये मंच पर जितने लोग बैठे हैं सबके शायद उत्तर प्रदेश ही होगा ज़्यादातर। तो उस समय जब हमारा राज्य बन रहा था तो मैंने देखा कि जब मैं कभी बिजनौर जाता था, कभी सहारनपुर जाता था, कभी रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, बरेली आसपास जाता था, तो वहाँ के लोग भी कहते थे कि हमको भी क्या उत्तराखंड में मिला सकते हो क्या, हम भी उत्तराखंड में शामिल होना चाहते हैं। तो मैं अपने मीडिया बंधुओं से भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि अब तो भारत पूरा एक समान रूप से आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में समूचे सारे राष्ट्र का विकास एक गति से हो रहा है। उसके लिए उन्होंने तमाम योजनाएं देश के अंदर लाए हैं, लेकिन उस समय लोगों की तीव्र इच्छा थी और हमारे यहाँ भी लगातार, चाहे बिजली की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे परिवहन की बात हो, हर क्षेत्र में हम लोग तेजी से आगे बढ़े हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उस समय बहुत लंबा आंदोलन उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए हुआ। उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए हमारी माताओं बहनों ने जहाँ संघर्ष किया, नौजवानों ने संघर्ष किया, हमारे वीर शहीदों का बहुत बड़ा योगदान इस राज्य के निर्माण के लिए उनका हुआ। जिन लोगों ने हंसते हंसते, मैं कहूँ हंसते हंसते अपनी जवानी, अपनी जिंदगानी दांव पे लगा दी और शहीद हो गए, हमेशा हमेशा के लिए उत्तराखंड राज्य बनाने का सपना लेकर हम सब के बीच से ऊपर चले गए। उन सबको भी मैं नमन करना चाहता हूँ इस अवसर पर। और आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जहाँ हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग तेजी से विकास के एक नए युग की ओर बढ़ रहे हैं, और मैं कहूँ तो उत्तराखंड सच मायने में नए संकल्पों के साथ, नए संकल्प लेकर एक नई उड़ान भरकर आगे बढ़ने का हम सब लोग एक प्रयास कर रहे हैं। उसमें सभी का सहयोग मिल रहा है, सभी की शुभकामनाएं मिल रही हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज की नई ओटी, आईसीयू और इमरजेंसी बिल्डिंग का लोकार्पण किया। 7 साल से बिल्डिंग का निर्माण चल रहा था। इससे अब न सिर्फ शहर बल्कि पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्र से आने वाले मरीजों को भी सुविधा होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आशा संगिनी ऐप को भी लॉन्च किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मौजूद रहे। प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने बताया कि पंजीकरण, बिलिंग और आयुष्मान योजना के काउंटर की भी यहाँ शुरुआत की गई है। इसके अलावा यहाँ मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर तैयार किए गए हैं। ये ओटी उच्च स्तरीय मानकों के अनुसार बनाए गए, जिनमें डिजिटल हाईटेक उपकरण, बैक्टीरिया और वायरस से बचाव के लिए HEPA फिल्टर, आर्द्रता और तापमान नियंत्रित करने की व्यवस्था शामिल है। दूसरी तरफ आशा के काम की निगरानी के लिए स्वास्थ्य विभाग ने आशा संगिनी ऐप तैयार किया है। इससे उच्च अधिकारी उनके काम की मॉनिटरिंग करेंगे। काम के आधार पर उन्हें हर महीने ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। NHM के तहत आशाओं को स्मार्ट फोन भी दिए जा रहे हैं। इस वक्त प्रदेश में करीब 12,000 से ज्यादा आशा तैनात हैं। ये हर विभाग हमारा सरलीकरण को अपनाए, इसका समाधान करे, उन फाइलों का निस्तारण करे। इस मंत्र पर शुरू से ही हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारी आशा बहनें जो बहुत कठिन परिस्थितियों में, कम मानदेय में काम करती हैं, उनकी किसी भी प्रकार के मानदेय संबंधी जो समस्याएं हैं, परेशानी है, उनका समाधान होना चाहिए। आज मैं समझता हूं कि आशा संगिनी ऐप लॉन्च होने से निश्चित रूप से हमारी सभी बहनों को 12,000 से भी अधिक आशा जो बहनें हैं
जो स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं सरलता और प्रभावी रूप से लोगों को देने का काम कर रही हैं, उनको भी तमाम प्रकार की सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि आशा संघनी के माध्यम से 12,000 से अधिक आशा बहनों को समय समय पर जो भुगतान दिलाने उनको द्वारा किए जा रहे कार्यों का प्रभावी मूल्यांकन आशा मोबाइल ऐप के माध्यम से अब बहुत आसानी से हो पाएगा। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि सभी बहनें, मैं देख रहा था चाहे चंपावत हो, चाहे रुद्रप्रयाग हो या पौड़ी हो या पिथौरागढ़ हो, वहां पर जब मैंने पूछा तो उनके हाव भाव से ही मुझे लगा कि वो ठीक प्रकार से जो है इस ऐप के बारे में जान रही हैं कि इस ऐप की सुविधा को कैसे लिया जा सकता है, कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश के अंदर जब से वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक बात पर बहुत जोर दिया है, एक बात पर विशेष उनका फोकस रहता है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, विज्ञान प्रौद्योगिकी, उसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल होना चाहिए। यानी बहुत चीजें ऐसे हम कठिन से कठिन जिनको सोचते हैं, वह भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण से बहुत आसान हो जाती है। जिसके लिए हम सोचते हैं कि असंभव चीज है, वह भी विज्ञान ने बिल्कुल आसान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।